हाँ जी, दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रस्तावना के बारे में। तो भारत की जो संवैधानिक प्रस्तावना है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है और इस वीडियो से जो है, जो इसमें कवर करूँगा मैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन कई बार आ ही जाते हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक को करते हैं शुरू। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं प्रस्तावना की उद्देशिका की। सबसे पहले इसमें जो जितने भी निहित शब्द है उस उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएँगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 अप्रैल 1946 को एक उद्देशिका बनाई थी जो भारतीय संविधान के ढांचे को बताने का एक प्रयास कर रही थी कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का होने वाला है। तभी इसका नाम उद्देशिका भी पड़ा हुआ है। अगर हम इससे पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं, इसे लिया कहाँ गया है, संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। ऑप्शन में कई बार ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, परंतु अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो लैंग्वेज में ऑस्ट्रेलिया था, परंतु लिया गया है इसे अमेरिका से ही, ये आपने याद रखना है और जरूरी भी है। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है ना वो इस प्रकार से है, लिखी गई है, हम भारत के लोग, ठीक है ना। इसके आगे लास्ट डैश डैश करके ये सारा यहाँ पे है और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या अंगीकृत करते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। तो वही हम आपका विस्तार से उसके बारे में आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको मैं थोड़ा और बता दूं कि भारतीय संविधान में 1976 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो संविधान का 42वां संवैधानिक संशोधन था। उसमें जो है संविधान में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो शब्द है ये 1976 में जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है। तो अर्थों के बारे में तो आपको इसमें पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, बन के हो गया था, परंतु जो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को हुआ था, आप सभी जानते हैं। तभी से लेकर जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम संविधान की उद्देशिका में, इस प्रस्तावना में क्या क्या है, उन शब्दों का अर्थ और विस्तार से उसका वर्णन। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के स्रोत के रूप में। पहला जो शब्द लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना में, वो लिखा हुआ है हम भारत के लोग। क्या मतलब है, ये संविधान का स्रोत है, मतलब संविधान बना किसके लिए है, किसके लिए हम बना रहे हैं, हम भारत के लोग जो इस संविधान को बना रहे हैं, ठीक है ना, हम इसके स्रोत है, ठीक है। इसलिए भारत की जो जनता है या भारत के लोग हैं वो क्या हो गए, संविधान के स्रोत के रूप में माना जाता है। माना जाता है नहीं, होते हैं एक्चुअली में। संविधान बनेगा, बनाता कौन है, भारत के लोग, मतलब भारत की जनता को यहाँ पे शक्तिशाली बताया गया है, पावरफुल बताया गया है, ठीक है। मतलब भारतीय जनता ने ही इस संविधान को क्या किया, अपने लिए बनाया है, यही कहने का मतलब है यहाँ पे हम भारत के लोग से हैं, ठीक है। ओके, आइए इसके स्वरूप की बात करें, आगे बढ़ते। देखिए सबसे पहला जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वो है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भारत जो है अपने आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रभुसत्ता की बात करें तो दो प्रकार की प्रभुसत्ता होती है, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाह्य प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि भारत के लोग जो है, भारत का जो शासन है वो भारत के अंदर किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि अब जो है अंग्रेजों से आदेश आजाद हो गया था, तो इसलिए आंतरिक रूप से भी अब क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न है, शक्ति है और निर्णय लेने का अधिकार है। और बाह्य रूप से का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत को विदेशों के साथ या अन्य देशों के साथ किस प्रकार के रिलेशन रखने हैं और कौन से फैसले भारत के पक्ष में है, मतलब कोई भी निर्णय जो आंतरिक और बाह्य रूप से है उसमें जो है भारत अब पूरी तरह से प्रभुसत्ता संपन्न है। क्लियर है? ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं बात समाजवाद की। यहाँ का जो शासन रहेगा वो समाजवादी रहेगा, वो सभी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से देखेगा और सभी समाज के सभी वर्गों को बराबर अवसर देगा, समानता प्रदान करेगा, यही समाजवाद का यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। ओके दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शब्द कई बार कंफ्यूज कर देता है, इसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। कई बार
जिन बच्चों को धर्म और पंथ का पता नहीं होता है शब्दों का, तो कई पंथ निरपेक्ष समझते, कई धर्म निरपेक्ष समझते हैं। ये बात एक ही है। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष का मतलब किसी का पक्ष ना करना। ये जो शब्द है इसका मतलब है किसी का भी पक्ष नहीं करना है, ठीक है। निरपेक्ष, किसी का भी पक्ष नहीं, ठीक है। धर्म के आधार पे भारत जो देश है वो किसी भी धर्म को फेवर नहीं करता है, किसी भी धर्म की सपोर्ट नहीं करता है। धार्मिक रूप से जनता ही जो है जो धर्म जो है जनता का ही होगा, जो उन्होंने मानना है। और किसी प्रकार के धार्मिक मामलों में जो है राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। और राज्य के लिए जो सभी धर्म है वो समान रूप से है, ठीक है। ओके, आगे करते हैं हम बात लोकतांत्रिक की। भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या शब्द दिया है कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है ना। यही लोकतंत्र का अर्थ है। मतलब इसमें जो है जो शासन में जो लोग है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लेने का मतलब आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती कैसी। यहाँ पे हमारे चुने हुए लोग जो है देश को चलाते हैं, वही एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पे व्यक्ति जो है अपना वोट प्रत्यक्ष रूप से डाल के, गोपनीय वोट गुप्त होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि सभी के सामने वोट डालते हैं, नहीं, मतलब जो चुनाव प्रक्रिया है ना उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम गणराज्य की। गणराज्य का मतलब ये होता है, गणराज्य गणतंत्र की बातें की है। गणराज्य का मतलब ये होता है यहाँ का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो चुना हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं है, राजतंत्र की तरह नहीं है कि पुश्तैनी रूप से चलेगा। राजतंत्र में क्या होता है, राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा। यहाँ पे गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वंशवाद यहाँ पे नहीं चलेगा। जो संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का, उसका चुनाव जो है लोगों के द्वारा या यानी कि जनता द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना के कुछ उद्देश्य रहे। देखिए, जो भी ये प्रस्तावना लाई गई थी, संविधान में जोड़ी गई थी, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य हर चीज के होते हैं, तो इसके क्या उद्देश्य थे? सबसे पहले हम बात करें न्याय की। अब देखिए, न्याय का मतलब यहाँ पे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय से तीन प्रकार से न्याय है। मतलब सभी व्यक्ति को सामाजिक रूप में न्याय मिले और आर्थिक रूप से भी सभी को न्याय रहे, और राजनीतिक रूप में, कहने का मतलब क्या, सामाजिक रूप से सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, ठीक है। आर्थिक रूप से सभी को कमाने का बराबर अधिकार रहे, और यहाँ पे राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीति में भी सही प्रकार से चुनाव लड़ने के जो प्रक्रिया प्रोसेस उसमें भी व्यक्ति भाग ले सकता है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं हम स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का मतलब तो आप सभी जानते हैं, आजादी। इसका प्रस्तावना में उद्देश्य है कि जो भारतीय जो संविधान होगा वो क्या है, भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इसलिए जो है स्वतंत्रता शब्द को इसमें जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। उस स्थिति में अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर आप जानते हैं उसके लिए कानून है, ठीक है। आगे बात करते हैं समानता। समानता का मतलब लगभग समाजवाद ही है। समानता का मतलब ये है कि सभी भारत के जितने भी लोग हैं, हम भारत के लोग जो बोला हुआ है, सभी लोग हैं, सभी समान है कानून की दृष्टि से। किसी से भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होता है समानता, ठीक है, ओके। व्यक्ति की गरिमा, देखिए ये शब्द काफी बढ़िया इसमें जुड़ा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, व्यक्ति की गरिमा। किसी इनको भी कोई अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति का मजाक बनाए या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। जी हाँ, जो डेफोमेशन के केस ज्यादातर बनते हैं वो संविधान की जो प्रस्तावना है इस शब्द से बनते हैं, क्योंकि हर आदमी को शान से जीने का जो अधिकार है और अपनी जिंदगी जैसे वो जीना चाहे वो जी सकता है। तो आइए आगे करते हैं बात। यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए ये शब्द भी जोड़ा गया है। ये तो सबसे जरूरी है कि हम भारत के लोग क्या है, हम एक राष्ट्र में है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सभी के लिए जरूरी है। इसलिए इस शब्द को जो है इसमें जोड़ा गया है। क्यों? अगर राष्ट्र में एकता नहीं होगी, सभी लोग एक रूप में नहीं हो गए, अखंड नहीं हो गए, तो उस स्थिति में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी बहुत ही ज्यादा बल दिया गया है। और ये बंधुता का मतलब ये है कि सभी लोग जो है भाईचारे की भावना से आपस में
मिलकर रहेंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो। और बंधुता का मतलब ये है कि सभी जो है मिलजुल कर देश के विकास के लिए सहयोग करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, यही है बंधुता। संविधान के प्रावधान क्या-क्या है, आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।